हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल वर्चुअल शिक्षा पर। जैसा कि हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के वीडियोस को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, उसी सीरीज में आज जो हमारा वीडियो है वो है बिजनेस साइकिल पर। बिजनेस साइकिल हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं और ख़ास करके जो हमारा सिलेबस है बिजनेस एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट को बिजनेस के अनुकूल होने या ना होने को समझने के लिए हमको बिजनेस साइकिल समझना बहुत जरूरी है। अगर हमको एनवायरनमेंट को बेहतरीन तरीके से समझना है तो यह समझना हमको जरूरी है कि बिजनेस साइकिल किस तरफ चल रहा है, किस तरफ चलने की उम्मीद है, इस चीज को हमको समझना बहुत जरूरी है। तो ये सारी बात जो मैं कह रहा हूं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम लोग अब समझेंगे इस बिजनेस साइकिल के इस वीडियो में। ठीक है, चलिए बिजनेस साइकिल, पहली बात डेफिनेशन क्या है इसकी। तो डेफिनेशन क्या कहती है? अ बिजनेस साइकिल इज अ साइकिल ऑफ फ्लक्चुएशन, इज अ साइकिल ऑफ फ्लक्चुएशन। क्या किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को जो इकोनॉमी में हो रहा फ्लक्चुएशन है यह समझना, यह जानना जरूरी है कि नहीं है? तो बिल्कुल है, ठीक है ना। इसलिए बिजनेस साइकिल की इंपॉर्टेंस अपने आप बहुत बड़ी है। अ बिजनेस साइकिल इज अ साइकिल ऑफ फ्लक्चुएशन इन द जीडीपी अराउंड इट्स लॉन्ग टर्म नेचुरल ग्रोथ रेट। जो ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी है, उसके फ्लक्चुएशंस को समझना बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए। और जो बिजनेस साइकिल की हम बात कर रहे हैं वो बिजनेस साइकिल क्या है? बिजनेस साइकिल इज अ साइकिल ऑफ फ्लक्चुएशन इन द जीडीपी अराउंड इट्स लॉन्ग टर्म नेचुरल ग्रोथ रेट। समझ में आ गई बात? It explains the expansion and contraction in the economic activity that an economy experiences over time। बात समझ में आ रही है? बिजनेस साइकिल हमें पढ़ना इसलिए जरूरी है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं खास करके बिजनेस एनवायरनमेंट में, क्योंकि किसी भी बिजनेसमैन को यह समझना बहुत जरूरी है कि एनवायरनमेंट किस तरह का है, माहौल क्या है, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना सही है, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना गलत है। इन दोनों के बारे में डिसीजन लेने की जिम्मेदारी जिस बिजनेस मैन के पास है उसको बिजनेस साइकिल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी के एग्जांपल में अगर हम समझें तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है ना। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात है? तो नहीं, पैसा डूब जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम लोग अपने देश की बात करें, अगर कोविड पे चले जाएं कुछ समय पहले, तो कोविड का समय आया। उस कोविड के समय में देश की इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ जाने को हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या कहते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ना कि एक्सपेंड कर रही है, ठीक है ना। एक होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होने का मतलब कि 100 रुपया अगर हमारे देश में जीडीपी थी तो वो 120 रुपए हो गई, 130 रुपए हो गई। और कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब कि 100 रुपए जीडीपी थी तो 90 रुपए हो गई, 95 रुपए हो गई, 80 रुपए हो गई। बात समझ में आ रही है? तो इस फ्लक्चुएशन को समझ पाना कि कब एक्सपेंशन हो रहा है, कब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कब इन्वेस्टमेंट करना सही है, कब इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है, इस बात को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको बिजनेस साइकिल का बढ़िया नॉलेज हो। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ रही है। फ्लक्चुएशंस के बारे में बात कर रहा है जिसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ किस तरह का होता है? तो अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरह का होता है। देखिए, हम देखते हैं कि इकोनॉमी में इस तरह का सीन हमको देखने को मिलता है। अब इस तरह के सीन का मतलब क्या हुआ? ये देखिए, यहां पर ये एक्सिस है तो यानी जीरो होगा। यहां से ये इंक्रीज होता हुआ कर्व दिख रहा है। इंक्रीज होने का मतलब किसी देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ने का मतलब देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है। देश में प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब आउटपुट ज्यादा होने का मतलब इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। इंप्लॉयमेंट जनरेट होने का मतलब लोगों के पास इनकम आ रही है। इनकम आने का मतलब कि अब लोग इन्वेस्टमेंट और करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इनकम आने पर और इन्वेस्टमेंट करने पर और प्रोडक्शन का बढ़ना, यानी इकोनॉमी में एक्सपेंशन होना, प्रोडक्शन के इंक्रीज होने पर जीडीपी का इंक्रीज होना। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये जो पाथ है, ये पाथ हमको एक्सपेंशन का पाथ दिखा रहा है। यानी हमारी इकोनॉमी जो है वो एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंशन के फेज में चल रही है। लेकिन कोई भी चीज जब इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, तो उसका एक मैक्सिमम पॉइंट होता है, ठीक है।
तो यहां पर जब तक इकोनॉमी एक्सपेंड की, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, उसी को हम लोग बिजनेस साइकिल की भाषा में पीक कह देते हैं। बात समझ में आ गया? अब पीक होने का मतलब उससे ऊपर तो नहीं जाएगा, नहीं तो पीक शब्द का कोई इज्जत ही नहीं रह गया। कह रहा है कि हम पीक हैं, उसके बाद भी इकोनॉमी ऊपर जाए, नहीं। तो यानी कि इस पीक के बाद इकोनॉमी क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। यानी कि अब यहां से कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। अब जब इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो उस कॉन्ट्रैक्शन के पीरियड को हम क्या कहते हैं, उसको हम रिसेशन कहते हैं। यानी किसी भी इकोनॉमी में क्या आ गया, रिसेशन आ गया। बात समझ में आ रही है? रिसेशन आ गया। रिसेशन होते 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 इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होते होते कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमी में होते होते कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्शन हद से ज्यादा हो गया तो उसी कॉन्ट्रैक्शन के, उस रिसेशन के और बुरे फेज को हम क्या कहते हैं, इसको हम डिप्रेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया? यानी पहले तो हम एक्सपेंड किए, फिर हम पीक पे गए, फिर हमारी इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ। जब शुरू हुआ तो उसको रिसेशन कहें, यानी कि अभी छोटी बीमारी है। रिसेशन से और बुरी हालत जब हुई, यानी कि और कॉन्ट्रैक्शन आगे बढ़ता गया, तो हम कहें कि अब दिक्कत और बढ़ गई, यानी अब डिप्रेशन की कंडीशन आ गई। लेकिन जैसे बढ़ने का एक पीक है, वैसे घटने का भी एक कोई लोएस्ट पॉइंट होगा। वो लोएस्ट पॉइंट यहां पर जो मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रफ। बात समझ में आ गया? ट्रफ। अब जब लोएस्ट हो गया तो और लोएस्ट होगा, तो फिर ट्रफ की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। तो यानी कि ट्रफ से अब क्या होगा, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज वापस से एक्सपेंड करना शुरू करेंगे, यानी कि वापस से रिकवरी होगी इकोनॉमी में। तो इस फेज को हम क्या कह देते हैं, इसको हम रिकवरी पीरियड कह देते हैं, रिकवरी फेज कह देते हैं। यानी आपको बात समझ में आ गई? इकोनॉमी में पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, उस फेज को हमने क्या कह दिया, एक्सपेंशन कह दिया। एक्सपेंशन होते होते एक ऐसा पोजीशन आएगा जो हाईएस्ट, जो मैक्सिमम पोजीशन होगा, उसको हमने पीक कह दिया। उस पीक के बाद से अब इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन होने का मतलब हो गया कि हमारे इकोनॉमी में अब रिसेशनरी ट्रेंड दिख रहा है, रिसेशन वाला फेज आ गया। अगर उस रिसेशन के रहते हुए गवर्नमेंट ने सही तरीकों से उस रिसेशन को सही नहीं किया और वो कॉन्ट्रैक्शन बना रहा इकोनॉमी में, तो वो भयावह कंडीशन डिप्रेशन को लेते आएगा। अगर उस डिप्रेशन को हम देखें तो डिप्रेशन एक लोएस्ट पॉइंट तो होगा ना, उस लोएस्ट पॉइंट पर जब इकोनॉमी पहुंचेगी तो उसको हम ट्रफ कह देंगे। अब उस लोएस्ट पॉइंट से अब वो इंक्रीज करना शुरू करेगी, यानी इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवरी करना शुरू करेगी, उसको हम क्या कह देंगे, रिकवरी फेज कह देंगे। बात समझ में आ गई? मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अगर कोई समस्या होगी तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। अब वही बात जो हम लोगों ने की है उसी को हम लोग देख लेते हैं, क्या हम लोग को वहां पर लिखना है। तो स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल की अगर हम बात करें तो एक्सपेंशन फेज है पहला। एक्सपेंशन फेज का मतलब द फर्स्ट स्टेज इन द बिजनेस साइकिल इज एक्सपेंशन। कोई नई बात नहीं है, जो पहले हम लोगों ने देखा वही बात है। इन दिस स्टेज देयर इज एन इंक्रीज इन द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। ठीक है, मतलब मिला जुला कर मैं आपको बताता हूं। मैंने आपसे क्या कहा, इकोनॉमी के एक्सपेंड होने का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बढ़ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बढ़ने का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन का बढ़ना, आउटपुट इंक्रीज हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। अब अगर इनकम इंक्रीज होगी तो साथ ही साथ आपका एक और टॉपिक है इन्फ्लेशन, जो आगे आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अगर आपके पास इनकम आएगी तो आपकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। आपकी डिमांड बढ़ जाएगी और मार्केट में मान ली उतनी सप्लाई ना रहे तो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई वाला फेज आ जाएगा। तो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होगा तो चीजों की कीमतें क्या होंगी, वो ज्यादा होंगी। वो हम इन्फ्लेशन के चैप्टर में हम लोग इस पे बात करेंगे। हम लोग अभी बस इतना समझें कि एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया, जो फर्स्ट स्टेज है किसी भी बिजनेस साइकिल का उसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। इस स्टेज में इंक्रीज होता है क्या, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जैसे एम्प्लॉयमेंट आप बढ़ा सकते हैं, यहां पर एम्प्लॉयमेंट के साथ आउटपुट, आउटपुट के साथ आप बढ़ा सकते हैं इनकम। बात समझ में आ रही है, इनकम के साथ आप बढ़ा सकते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सच एज एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए ये जिसने बनाया है यहां पर ब्रैकेट ना रहे तो ही अच्छा है। सच एज एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट, वेजेस, प्रॉफिट्स, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बात समझ में आ रही है, यही बात हम लोग कर रहे हैं। डेप्टर्स आर जनरली पेइंग डेप्ट ऑन टाइम, जो कर्ज लेने वाले लोग हैं वो लोग समय पर अपना कर्ज भर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ मनी सप्लाई इज हाई,
इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो हाई. This process continues as long as economic condition are favorable for expansion. इन वेलोसिटी ऑफ मनी का बढ़ जाने का मतलब क्या हो गया? अब मनी आप लोगों ने पढ़ा है लास्ट ईयर. मनी का मतलब क्या हो गया भैया? मान लो एक 50 का नोट है या 100 का नोट है या 2000 का नोट है, वो नोट कितने हाथों में घूम रहा है, यही हम कहते हैं वेलोसिटी. एक नोट जितने ज्यादा बार एक से दूसरे इंसान के पास जाएगा उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी कहलाएगी. बात समझ में आ रही है? तो जल्दी जल्दी वो फ्लो कर रहा है, इसका मतलब मार्केट में डिमांड ज्यादा हो रही है. मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हो रही हैं तभी तो ज्यादा होंगी जब आप डिमांड ज्यादा करेंगे. तो यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं तो मनी का फ्लो तेजी से हो रहा है, वेलोसिटी ज्यादा है मनी का, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, एक्सपेंशन हो रहा है इकोनॉमी में. ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट वगैरह इंक्रीज हो रही है तो मैंने बता ही दिया आपको. अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट, क्या है हमारा? पीक. पीक का मतलब क्या हो गया? द इकोनॉमी देन रीचेज अ सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है ना? और इसी को हम क्या कहते हैं? पीक. अब इकोनॉमी कहां पहुंच गई? अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गई. इसी को हम क्या कह देंगे? इसी को हम पीक कह देंगे. बात समझ में आ रही है? विच इज द सेकेंड स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल. जो बिजनेस साइकिल का सेकेंड स्टेज है, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रोथ इज अटेन्ड. अब यही वो पोजीशन है जहां पर मैक्सिमम लेवल ऑफ ग्रोथ मिल जाएगा. द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डोंट ग्रो फर्दर एंड आर एट देयर हाईएस्ट प्राइसेस. ठीक है ना? अब इस समय सोचिए डिमांड बहुत ज्यादा होगी. डिमांड के बहुत ज्यादा होने का मतलब एक इंसेंटिव है ना प्रोड्यूसर के पास कि हम ज्यादा प्राइस पर सामान को बेचें. ठीक है ना? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, जितनी कीमत पे बेचेंगे बिकेगा. ठीक है ना? इन्फ्लेशन पे, इस पे डिटेल में बात करेंगे. अभी बस इतना समझिए कि जब ये पीक की पोजीशन होगी तो उस समय क्या होगा? उस समय प्राइसेस बहुत हाई होंगी. एंड देयर पीक, दिस स्टेज मार्क्स द रिवर्सल पॉइंट इन द ट्रेंड. In the trend of the economic growth, consumers tend to restructure their budgets at this point. मतलब बस इतना सा आपको समझना है कि जब हम लोग पीक की बात कर रहे हैं तो पीक सेकेंड स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल है. दूसरी बात कि ये वो मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है. इस वाले पॉइंट पर क्योंकि यहां पर ये पीक का स्टेज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपने जो सीमा है उसको छू चुकी है, अपर लिमिट को छू चुकी है, तो इस जगह पर क्या होगा? इस जगह पर डिमांड ज्यादा होगी तो कीमतें ज्यादा होंगी. कीमतें ज्यादा होंगी तो क्या होगा? कीमतें ज्यादा होंगी तो यानी कि और इंसेंटिव होगा किसी प्रोड्यूसर के पास कि और प्रोड्यूस करे. ठीक है ना? लेकिन अब कीमत जब पीक पे पहुंच चुकी है तो धीरे धीरे लोगों की डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी. जब इकोनॉमी में डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी तो क्या होगा? अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होनी शुरू हो जाएंगी. देखिए इसको समझिए, फील कीजिए इस चीज को. अगर कीमत बहुत ज्यादा होगी किसी चीज की तो एक्सपेंशन हो रहा था क्योंकि लोग डिमांड कर रहे थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही थी, पीक पे पहुंच गया, कीमत भी बढ़ गई, लोगों का डिमांड भी बढ़ चुका है. लेकिन अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे तो अब क्या होगा? लोग धीरे धीरे डिमांड करना कम कर देंगे. लोग डिमांड करना कम कर देंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज अब वापस से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम कम करना, जब कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी तो अब फिर से हम लोग इस घटते हुए रिसेशन के फेज में आ जाएंगे जो हमारा थर्ड फेज है. बात समझ में आ रही है? इस थर्ड फेज में हम आ जाएंगे. द रिसेशन इज द स्टेज दैट फॉलोज द पीक फेज. पीक फेज को फॉलो करता है, उसके बाद आता है द डिमांड for goods and services starts declining rapidly in this phase. Producer don't notice the decrease in demand instantly. अब मान लीजिए पीक पे हैं तो हम तुरंत थोड़े समझ जाएंगे कि हमको कीमत कम करना चाहिए, कब पीक आ रहा है कब पीक नहीं आ रहा है. तुरंत वो डिसीजन ले पाना प्रोड्यूसर के लिए आसान नहीं है. तो वो उस समय समझ नहीं पाएगा कि यही पीक है, तो वो कीमतों को उस समय कम नहीं करेगा. अब वो कीमतों को कम नहीं करेगा तो डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी. डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाएगी. इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाएगी तो रिसेशन आ जाएगा. यही बात ये कह रहा है. बात समझ में आ रहा है? डिक्रीज इन द डिमांड इंस्टेंटली एंड गो ऑन प्रोड्यूसिंग विच क्रिएट सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. बहुत सही बात. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब आप यहां पर पहुंचे तो आपको पता थोड़ा ही है कि यही पीक है, तो आप क्या समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं और कीमत बढ़ा लेंगे कुछ दिन, तो और सप्लाई करो और प्रोडक्शन करो. लेकिन आप प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन उस पीक पे पहुंचने के साथ कंज्यूमर डिमांड नहीं कर रहा है.
कंज्यूमर डिमांड करना जब रोक देगा तो मार्केट में एक्सेस सप्लाई वाला केस आ जाएगा, क्योंकि वो डिमांड कम कर दिया उस कीमत के बढ़ जाने की वजह से, और आपको लग रहा है कि नहीं अभी पीक नहीं आया, अभी और कमा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये वाली कंडीशन आ गई इन मार्केट, प्राइसेस टेंड टू फॉल। और अब क्या होगा, जब सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगा, तो किसी तरह हमारा सामान बिक जाए तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्राइसेस को कम करना शुरू कर देंगे। प्राइसेस कम होंगी तो क्या होगा, अब थोड़ा मायूस होकर प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग करेगा ना, तो इसीलिए अब क्या होगा, अब वो बेचारा कम प्रोडक्शन करेगा, कम प्रोडक्शन करेगा तो जीडीपी कम हो रही है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यही सारी बात यहां पर मेंशन्ड है, आप इसको एक बार देख लीजिए। फिर अगला फेज, अगर उस पर गवर्नमेंट ने प्रॉपर इंसेंटिव्स नहीं दिए कंज्यूमर्स को और प्रोड्यूसर्स को, तो क्या होगा, तो ये होगा कि अब उससे भी भयावह कंडीशन मार्केट में आ जाएगी, जो क्या है, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, देयर इज राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि कीमतें अब क्या हो रही हैं, पीक पे पहुंचे, पीक से अब नीचे आ रहे हैं, यानी एक्सेस सप्लाई हो गया है और डिमांड नहीं है। अब आप प्रोडक्शन और नहीं करवाएंगे क्योंकि एक्सेस सप्लाई पहले से है, तो जब प्रोडक्शन और नहीं कराएंगे तो लोगों को रोजगार क्यों देंगे, तो लोगों को निकालना शुरू करेंगे। बात समझ में आ रही है? उनको वेज ना देना पड़े, निकालो। बात समझ में आ रही है? तो निकालना शुरू करेंगे तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आएगी। बात समझ में आ रही है? अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन, तो यही बात लिखा है, देयर इज राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट इन दिस स्टेज, द ग्रोथ इन इकोनॉमी कंटिन्यूज टू डिक्लाइन एंड दिस फॉल्स बिलो द स्टेडी ग्रोथ लाइन। ये जो हमारी लाइन है इसको हम लोग स्टेडी ग्रोथ लाइन कहते हैं, ठीक है ना, जो धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने जब भी बनाया तो इसको सीधा नहीं बनाया, मैंने कैसा बनाया, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाया, और असलियत में ऐसा ही होता है। ठीक है ना, कई सारी बुक्स में सीधा बना देता है लेकिन सीधा नहीं होता। ये क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी कारण है कि ये जो एक्सपेंशन या रिसेशन जो भी हो रहा है, डिप्रेशन जो हो रहा है, इसके बाद जब इकोनॉमी जहां पर रिकवरी करेगी वो हमेशा इस वाले इनिशियल पॉइंट जहां से शुरू की थी उससे ऊपर ही होगी। बात, क्योंकि ये ग्राफ यहीं थोड़े रुक जाएगा, ये तो चलता रहेगा ना, ये तो चलता रहेगा, तो ये हमेशा क्या होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से हमेशा ये पॉइंट बड़ा होगा। ठीक है ना, नॉर्मली। ठीक है, इसीलिए लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होती है। चलिए, ये बात समझ में आ गया, यानी कंटिन्यूज टू डिक्लाइन एंड दिस फॉल्स बिलो द स्टेडी ग्रोथ लाइन, दिस स्टेज इज कॉल्ड डिप्रेशन। आते हैं अपने नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पर, जो है क्या, अब डिप्रेशन के बाद कौन सा पीरियड आता है, ट्रफ वाला पीरियड आता है। इन द डिप्रेशन स्टेज द इकोनॉमीज growth rate is negative, there is further decline until the prices of factors demand and supply of goods services कॉन्ट्रैक्ट टू रीच दियर लोएस्ट पॉइंट। मैंने वही सब जो बताया है वही है कि अब इकोनॉमिक क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन होने के बाद, अब रिसेशन आने के बाद क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ये सारी चीजें कम हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, उसी को हम ट्रफ कह रहे हैं। द इकोनॉमी इवेंचुअली रीचेस द ट्रफ, इट इज पॉजिटिव सैचुरेशन पॉइंट फॉर एन इकोनॉमी। अब ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव सैचुरेशन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहां से इकोनॉमी क्या होगी, रिकवर करेगी, यानी अब एक्सपेंशन वापस से शुरू होगा। बात समझ में आ रही है? फॉर एन इकोनॉमी देयर इज एक्सटेंसिव डिप्लीशन ऑफ नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन इज इक्वल टू जीरो। ये सब चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि ट्रफ का सिचुएशन क्या है। ठीक है ना, अब ये वाला जो जगह है, अब यहां पर भैया कौन प्रोडक्शन करेगा, बात समझ में आ रही है? यहीं से प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन टेंड्स टू जीरो कहना ज्यादा अच्छा है, इज इक्वल टू जीरो से। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट, जहां से अब इकोनॉमी रिकवर करेगी। हैप्पी एंडिंग करने के लिए रिकवरी कराना जरूरी है। चलिए, आफ्टर द ट्रफ द इकोनॉमी मूव्स टू द स्टेज ऑफ रिकवरी। ठीक है, इन दिस फेज देयर इज टर्न अराउंड इन द इकोनॉमी एंड इट बिगिंस टू रिकवर फ्रॉम द नेगेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, अब नेगेटिव ग्रोथ रेट से वो रिकवर करना शुरू करेगी। डिमांड स्टार्ट्स टू पिक अप ड्यू टू low prices and consequently supply begins to increase. The population develops the positive attitude towards investment and employment and production starts increasing. बात समझ में आ रही है?
अब उस ट्रफ के बाद इकोनॉमी वापस से क्या होगी, एक्सपेंड करेगी। तो लोग बहुत देर से पैसा बचा के रखे हैं, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे, तो इकोनॉमी वापस से क्या करेगी, रिकवर करेगी इस फेज में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या समझा, बिजनेस साइकिल समझ लिया। बिजनेस साइकिल के इस वीडियो के साथ एक इंफॉर्मेशन कि ये चीजें तो हो गई, बिजनेस साइकिल हो गया, लेकिन आप लोगों को अब जैसे टाइम कम है और वीडियोस थोड़े से मुझे लगते हैं कि 20-22 वीडियोस लगभग लग जाएंगे इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए आप लोग क्या करिए, एप्लीकेशन मैंने बताया भी था, यहां पे पूरे वीडियोस मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं, आप लोग वहां से इसको ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये बिजनेस साइकिल का वीडियो था। अब हम लोग फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक आप लोगों को जो बताया मैंने कि यहां पर आप लोग किस तरीके से प्ले स्टोर के थ्रू इस चैनल्स, इसको आप लोग जब सब जाएंगे डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का कुछ बना होगा। ठीक है, इसको जब डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, फिर ये पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट का जो कोर्स है वो उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आज का वीडियो, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।